अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ के माशाल्लाह रमजान में इंटर होते साथ ही पाकिस्तान सुपर 8 में तो इंटर हो ही गया था, लेकिन क्या होगी पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट प्लेइंग 11, क्या राइट कॉम्बिनेशन बनेगा, क्या सिचुएशन होगी, किसको खिलाया जाएगा, क्या बाबर आजम को खिलाया जाएगा या इब्रार को वापस लाया जाएगा, क्या स्टोरी होगी, जरा इसके ऊपर बात करेंगे। शादाब खान हैवी क्रिटिसिज्म की जद में आ गए हैं। साबिक खिलाड़ी शादाब खान को पड़ गए हैं, चाहे वो फिर आमिर की बात कर लें, चाहे शाहिद खान अफरीदी की बात कर लें, चाहे बासित की बात कर लें। आमिर ने तो बड़ा इंडिया के अगेंस्ट कहा कि यार अब तो हमारे अगेंस्ट सेलिब्रेट भी नहीं करते यार, मतलब एक हमसे डरते शरते भी कोई नहीं है। ये क्या स्टोरी है, जरा इसके ऊपर बात करेंगे। और पाकिस्तान हॉकी का जनाजा धूम से निकल रहा है और अल्लाह माफ करे कितने अनकम्पिटेंट जो लोग हैं वो इस वक्त जो है वो मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है। बेचारी हमारी टीम जाकर रोडों पे ख्वार होती रही है। ये हालात है कि जिस स्पोर्ट्स में हमें सबसे ज्यादा इज्जत दी पूरी दुनिया में, पाकिस्तान पहचाना जाता था, गोरे बड़े फखर से कहते थे वर्ल्ड चैंपियंस। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं हॉकी के मैचेस जब अपने छोटे होते देखा करता था, क्या मजा आया करता था मुझे। सुहेल अब्बास साहब होते थे, क्या जबरदस्त किस्म के प्लेंटी कॉर्नर मारा करते थे और एक बार दिल खुश हो जाता था, झूम जाता था पाकिस्तान इंडिया के मैचेस भी हॉकी में देख के। लेकिन भाई हॉकी के क्या हालात हो गए हैं, जरा इस पर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को आपने सब्सक्राइब करें और साथ ही बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ। तो दाऊद साहब जरा शादाब खान का जो सिचुएशन है वहां से जो आगाज करते हैं। तो शादाब खान से जो एक सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिसमें उन्होंने जो है रिप्लाई दिया और उन्होंने कहा कि यार हम तो एक मैच जो है ना टी वर्ल्ड कप में इंडिया को हरा चुके हैं। जो हमारे साबिक खिलाड़ी हैं, जो लेजेंड्स हैं, वो तो एक मैच भी नहीं जीते हैं। उनका जो इशारा था एक्चुअली में वो मोहम्मद यूसुफ की तरफ था, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ आजकल जो काफी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी कहा कि मैंने बाबर आजम को, अभी अपने ऑफिशियल पेज से कह रहे हैं कि मैंने जब बाबर आजम को ड्रॉप करने की बात की तो इन्होंने मुझे ही जो है रिजाइन करने पर जो मजबूर कर दिया। ये बहुत चौड़े हो गए थे क्रिकेटर, ये बहुत अपने आप को ऊपर की चीज समझते थे, किसी को सीरियस नहीं लेते थे। जिससे मुझे लगता है कि उन्होंने स्पेसिफिकली मोहम्मद यूसुफ को ही रिप्लाई करते हुए कहा था ये वाली बात कि जेनेरिक उन्होंने एक बात कही थी, लेकिन ऐसा वो यूसुफ ज्यादा जो है क्रिटिसाइज कर रहे थे। लेकिन वो ऐसा लगा कि वो बात हमें भी पता था, वो बात आग की तरह जो है ना साबिक खिलाड़ियों को जाकर जो है ना वो चुभी है, जैसे तीर चुभते हैं ना एक एक को, जो है बारी बारी वो जो है वो आग की तरह बात जाकर लगी है। और तब गए हैं इसके ऊपर जो है सारे साबिक खिलाड़ी। पहले तो बासित अली साहब आए और उन्होंने कहा इनको शर्म आनी चाहिए, इन्होंने अपने ससुर को यह बात बोल दी है कि मतलब वो जो है वो इंडिया को नहीं हरा सके। मतलब उन्होंने तो बहुत ही हैवी कह दिया, ससुर को यह बात बोल दी। फिर साथ में जो है उन्होंने ये भी कहा कि जो शादाब जैसे 10 है ना, ये सकलैन मुश्ताक की जो जेब में पड़े हुए होते थे। फिर मैं शुएब मलिक साहब को सुन रहा था, शुएब मलिक साहब ने ये कहा जी कि जो पुरानी टीम होती थी ना पाकिस्तान की, मैं उनकी टीम का हिस्सा रहा हूं, वो मीटिंग भी नहीं करते थे और वो ऐसे जाते थे और जीत के आ जाते थे। मतलब मैच ना वो इंडिया के खिलाफ मीटिंगें भी नहीं किया करते थे। आमिर ने क्या कहा जी? देखिए आमिर में भी कहा है, लेकिन देखिए इस टाइम अगर अभी आप देखो तो काफी पाकिस्तानी जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो गुस्सा हो रहे हैं। हमें पता था कि शादाब ने ये जो बात कही थी चुभेगी कि इंडिया से तो हमारे सीनियर्स भी नहीं जीत सके, हम तो फिर एक मैच जीते हुए हैं। उन्होंने कौन सा जितवाया हुआ है? नो डाउट वो बहुत बड़े लेजेंड्स प्लेयर होंगे, अपने टाइम पर मैचेस जितवाते रहे होंगे, लेकिन वर्ल्ड कप में आके कोई भी नहीं जितवा सका। वो हमने इंडिया को 2021 में हराया था, जिसके बाद गुस्सा तो बहुत पाया जा रहा था कि यूसुफ ने, आपने जो बात की, उन्होंने ना बड़ी टेक्निकल बात की थी मोहम्मद यूसुफ ने बाबर आजम के हवाले से। उन्होंने कहा कि जो बुरा वक्त होता है ना वो 1-2 सीरीज के लिए होता है। बाबर आजम का उन्होंने इशू कहा कि मैंने जो एक बाबर आजम के अंदर देखा वो एक टेक्निक का इशू था। तो बाबर आजम एक अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन मैं ये चाहता था कि बाबर आजम डोमेस्टिक में जाएं, अपनी टेक्निक को ठीक करें और दोबारा पाकिस्तान टीम में आके पाकिस्तान को सर्व करें। उसके बाद बाबर आजम की जो फॉर्म है वो वापस आ जाएगी। वो ये बात कर रहे थे, लेकिन वो कहते हैं जी कोई माना नहीं और इवन मेरे अगेंस्ट ही सारे खड़े हो गए। और जिस टाइम के ऊपर उन्होंने वो बात की थी मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मोहम्मद यूसुफ टीम के साथ जुड़े थे, क्योंकि अब तो हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अरसा ही हो गया पाकिस्तान क्रिकेट को कवर करते करते, उस टाइम के ऊपर जो खिलाड़ियों की लॉबी थी वो बहुत स्ट्रांग थी। अच्छा, अब आपने जो बात की, मोहम्मद आमिर ने भी इस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पहले तो फिर जो हमारी पुराने खिलाड़ी थे जो 90s के थे वो इंडिया के अंदर उनका खौफ होता था। बेशक अगर वर्ल्ड कप में अगर इंडिया जीत भी जाता था, लेकिन बायलेटरल सीरीज में पाकिस्तान जीता था, प्लस पाकिस्तान के बॉलर्स को और पाकिस्तान टीम का एक फियर होता था। अब तो एक ऐसा वक्त आ गया है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट जीत भी लेता है तो वो उसको एक बड़ी जीत तस्वर नहीं करते, ना उसको खास बड़े तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। उनके लिए एक बड़ी नॉर्मल सी ये जीत रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि नॉर्मल जीत रहती है, बेशक वन साइडेड भी हो, लेकिन हमें पता है कि इंडिया उसके बाद कितना, वो आप कहो कि उनका सोशल मीडिया में ठीक है, जाहिर है एक आसानी से पाकिस्तान को हरा देते हैं, हीरो बन जाते हैं। अभिषेक शर्मा का और बन गया एशिया कप के बाद, वो अभिषेक शर्मा हो गई। ऑस्ट्रेलिया जाना था इंडिया ने, T20 की टिकटें नहीं मिल रही थी वहां पे, जहां पे ना विराट कोहली था ना रोहित शर्मा था। मुझे अच्छी तरह याद है T20 में ग्राउंड फुल थे ऑस्ट्रेलिया के,
फिर ईशान किशन ने अब जब से मारा तो इंडिया ने पूरे ईशान किशन को हाथों में उठा लिया। सोशल मीडिया में उनके जितना सोशल मीडिया है उसमें सिर्फ ईशान किशन ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन ये मैं मानता हूं कि टीम बाकी सीरियस नहीं लेती, जिस तरह का वो हालात है ना, जिस तरह उन्होंने इतना सेलिब्रेट भी नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल जो इसको जो नॉर्मल वे में चला। बाकी देखो अब शादाब पर ये क्रिटिसाइज हो रहा है, और ये मुझे लगता है ये तो हमें पता ही था कि शादाब ने जिस तरह का ये बयान दिया, उसी टाइम हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी हमने तभी बोल दिया था कि भाई अब तो ना शादाब को छोड़ना है ना पाकिस्तान टीम को छोड़ना है। तुम बीबीए से जो है वो जीतने के बाद बातें करते हो हमारे खिलाफ, तो बात ये है। लेकिन साबिक खिलाड़ियों ने भी हकीकत यह है कि इंडिया के खिलाफ उन्होंने भी कुछ नहीं किया। 2011 का मुझे बड़ा थोड़ा सा अगर आ ही गया तो मैं बता ही दूं, 2011 में जो है दाऊद साहब मैं बहुत एक्साइटेड था, मतलब अपनी जिंदगी में पहली बार ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड 2011 के वर्ल्ड कप, मतलब मैं ओवर एक्साइटेड था। वो मुझे लगता था कि पता नहीं क्या होने लगा है, बहुत ही कोई ईद का समय, और वो सुबह से लेकर शाम तक मेरी खुशियां सिर्फ इस बात में थी मैच हो रहा है सेमीफाइनल, और वो ऐसा मैच में मैं मतलब कितना अर्सा हो गया क्रिकेट कवर करते देखते, लेकिन उस जैसे मैच की हाइप ना मैंने आज तक 2017 की चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में भी नहीं देखी। मतलब वो मैच शुरू हुआ, जिस एरिया में मैं रहता हूं, ये जहां से मैं गुजर रहा हूं, दुकानें बंद, गाड़ियां लग गई, रोडें लग गई, हर तरफ सन्नाटा। जब मोहाली में वो सेमीफाइनल था तो उसके 3 दिन पहले, क्योंकि ये पहला सेमीफाइनल में पता चल गया था, पहला पाकिस्तान का हो गया था और अगला फिर पता चल गया था कि इंडिया भी आ रहा है, तो उसके दरमियान अगर आप गैप देखो तो ठीक ठाक गैप था, 4-5 दिन का गैप था। तो मुझे याद है कि 3 रातों को मैं सो ही नहीं पाता था, मतलब मैं कैसे वो टाइम आए। हाँ। लेकिन खैर बात वो नहीं है 2011 के वर्ल्ड कप की। अगर आप 2003 का वर्ल्ड कप उठाओ, अगर 1999 का वर्ल्ड कप बताओ, उसमें पाकिस्तान की टीम बहुत तगड़ी थी। वो बात सही है, लेकिन 11 में भी तगड़ी थी बहुत। नहीं ठीक है, लेकिन मुझे आज तक वो बयान याद आता है, मतलब देखो कितनी अल्लाह का शुक्र है कि मेमोरी तगड़ी है। वो उमर गुल ने कहा था कि हम जो है सहवाग को पकड़ेंगे, सहवाग को नहीं मैं छोड़ूंगा। सहवाग ने 5 चौके गिन के मारे थे उमर गुल को। लेकिन अगर आप उसके पिछले चलो 2007 का जो वर्ल्ड कप था उसमें तो अनफॉर्चुनेट रहा, दोनों का आमना सामना नहीं हुआ। लेकिन 2003 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की एक बहुत, अगर आप देखो जो आपके जो और लेजेंडरी हैं, लेजेंडरी 90s के लेजेंड है, वो अपना एंडिंग कर रहे थे और पीक था वो बिल्कुल। फिर 99 की जो आपकी टीम थी वो बड़ी टीम थी, उसमें भी आप नहीं हरा सके। तो मतलब वो तो आप 92 की भी टीम आपकी नहीं हरा सके, इंडिया के साथ आप हारे ही हो, बेशक वर्ल्ड कप भी आप जीत गए, लेकिन वो आप इंडिया को वर्ल्ड कप में कभी भी नहीं हरा सके। लेकिन इसमें गुस्सा पता है क्यों इस टीम पे ज्यादा निकल रहा है? गुस्सा इस वजह से इस टीम पे नहीं, एक और चीज, एक और रीजन भी है। वहां पर टाइम लगता था इंडिया वाला मैच आने में, दोबारा आपका वर्ल्ड कप का मैच आने में। यहां पर ये पिछले 4-5 महीने पहले 3-0 हो गए, एक महीने में 3-0 हार गए, चौथा भी हार गए, तो 4-0 हो गया। खैर जिसके बाद जो खबर आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है न्यूजीलैंड के हवाले से। तो भाईजान अब आपका जो सुपर 8 का मरहला है वो शुरू होने जा रहा है, और हफ्ते को जो है यानी कि परसों जो है पाकिस्तान वर्सेस जो न्यूजीलैंड मैच है वो खेला जाना है। और सब लोगों की जो निगाहें हैं इस मैच के ऊपर जो मरकूज है कि भाई पाकिस्तान इस मैच के ऊपर जो है वो क्या करता है और क्या नहीं करता। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दाऊद साहब मैं थोड़ा सा आपको ये बताता चलूं कि जो न्यूजीलैंड की टीम है ये इंडिया जैसी ही टीम है एज कंपेयर स्पिन को खेलने में, क्योंकि स्पिन को ये बहुत ही तगड़ा खेलते हैं। और हमने इनकी सीरीजें देखी हैं, जिस तरीके से इसी न्यूजीलैंड की टीम है, इसने इंडिया में टेस्ट सीरीज हराई थी। ठीक है, उसमें थोड़े से प्लेयर्स जो है डिफरेंट जरूर थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जब इंडिया के खिलाफ T20 भी होता है इनका, तो ये कुलदीप को सबसे ज्यादा मारते हैं। और उस दिन भी मैंने देखा जिस तरीके से फिलिप्स का बल्ला चल रहा है, रविंद्रा का बल्ला चल रहा है, ऊपर से जो है वो ओपनर दोनों जो है बैटिंग कर रहे हैं। तो दाऊद साहब ये उतना ही टफ टाइम आपको देंगे जितना आपको टफ टाइम इंडिया देगा। देखो अगर आप न्यूजीलैंड की टीम का कॉम्बिनेशन देखते हो तो सारे खाने उनके जितने बॉक्सेस हैं सब क्लियर है। अगर मैं सारी टीमों के स्क्वाड्स देखता हूं ना, और जब न्यूजीलैंड का स्क्वाड भी आया था और जब हमने उसका प्रीव्यू किया था, मैंने उस टाइम एक बात बोली थी कि मुझे सबसे जो डेंजरस स्क्वाड लग रहा है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्क्वाड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हर नाम इनके पास एक ऐसा है कि आप कह सकते हो कि भाई इसको तो मुझे 11 में खिलाना है, इसको तो मुझे 11 में खिलाना है। बैटिंग बहुत तगड़ी है और ना डिफरेंट प्लेयर है, मतलब दूसरा प्लेयर तीसरे से डिफरेंट है, तीसरा प्लेयर चौथे से डिफरेंट है, यानी कि आपको वैरायटी आपके स्क्वाड में बहुत ज्यादा है। और प्रिपरेशन भी पूरी कंप्लीट है। इंडिया के साथ जो सीरीज खेली है बेशक वो हारे जरूर हैं, लेकिन पूरी प्रिपरेशन की है। लेकिन पाकिस्तान को एक एडवांटेज जरूर रहेगा न्यूजीलैंड के ऊपर, वो ये कि पाकिस्तान श्रीलंका में खेल रहा है, पाकिस्तान उस वेदर में खेल रहा है, पाकिस्तान ने प्रेमदासा स्टेडियम में कोलंबो में अगेंस्ट इंडिया खेल चुका है। सॉरी टू से आपकी बात इंडिया में खेले हैं, बट वो एडवांटेज इस सूरत में रहेगा अगर पाकिस्तान अपना जो राइट कॉम्बिनेशन है स्पिन का कोम्बो वो पूरा कर लेता है, यानी कि पाकिस्तान अपना जो इब्रार है और उस्मान तारिक है दोनों के साथ जाता। मुझे लगता है कि पाकिस्तान इनके साथ जो है वो अपना जो स्पिन कॉम्बिनेशन है वो दोबारा लेकर आएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम भी ऐसी ही नजर आ रही है।
हमने देखा है कि उनके पास जिस तरह के स्टार्टिंग प्लेयर हैं, अगर आप पेसर के साथ जाओगे, चाहे वो नसीम हो, चाहे वो शाहीन हो, या चाहे वो कोई भी हो, वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सैफर्ड और फिन एलन इनके पास आते हैं। नंबर 3 पे रचिन रविंद्र है, ये तो तबाहकारियां हैं। फिर अक्सर वो 4 पे ग्लेन फिलिप्स को भेज देते हैं, कभी खड़े खड़े स्पिनर को छक्के मारते हैं, कभी वो फिर चैपमैन है उनके पास, फिर डैरिल मिचेल है, तो उनके पास तो वो सब कुछ है कि आपके लिए परेशानी हो सकती है। बॉलिंग में अगर आप देखो तो भी उनके पास पूरी नजर आ रही है। स्पिन में मिचेल सैटनर हैं, फिर अगर आप देखो काइल फास्ट में अगर आप देखो तो काइल जेमिसन, मैट हेनरी और जैकब डफी हैं। अली साहब, पाकिस्तान को अपना अगर आप राइट कॉम्बिनेशन की बात करो, सबसे पहले तो आपको बात करनी पड़ेगी, अगर आप प्लेइंग 11 बनाओगे, लास्ट मैच में आपने बाबर आजम को प्लेइंग 11 में चांस जरूर दिया, लेकिन आपने उनको बैटिंग के लिए नहीं भेजा, क्योंकि आपको लगा कि नंबर 4 में अगर 8-9 ओवर हो गए हैं और थोड़ी सी कंडीशन आपके लिए बेहतर हो गई है, तो फिर आप अपने हार्टर्स को भेजना चाहते थे। तो मेरे ख्याल से फखर जमान का एक ऐसा रोल है जो अगेंस्ट न्यूजीलैंड उनका हवा भी है, प्लस न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो एक परफॉर्मर रहे हैं, बड़े बड़े मैचेस में उन्होंने न्यूजीलैंड को रगड़ा लगाया है, तो एक मेंटली भी एक ओपोनेंट टीम के ऊपर होता है, और प्लस मेंटली ना भी हो तो आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो थोड़ा सा अटैक कर सके इस बड़े मैच के लिए, क्योंकि रेन फोरकास्ट इस मैच में भी है, थोड़ी बहुत है, लेकिन दोपहर को तेज बारिश बता रहा है, जो शाम का मैच, शाम के टाइम हल्की बारिश है, 8-9 बजे के बाद बारिश नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रेन फोरकास्ट नहीं है रेन फोरकास्ट। ठीक है, पिछले मैच में रेन फोरकास्ट थी, बारिश नहीं हुई, वो अल्लाह ताला के ऊपर है। दोनों मैचों में नहीं हुई ना, इंडिया वाले में हुई ना अगले में हुई। ये आप सुन लिया करें कि जो वेदर को कहा क्या जाता है, वेदर फोरकास्ट होता है, नाम ही फोरकास्ट है। ये नहीं है कि 100% कोई दुनिया में आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं है, इंसान जो ये बता दे कि वेदर ये बारिश होगी और लिख लो मेरे से। और यकीन करें, ये श्रीलंका का जो वेदर है ना, ये ऊपर वाले की बात, श्रीलंका का जो वेदर है ना वो हैरान कर रहा है। ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, क्योंकि हमने तो श्रीलंका से मैचेस कवर किए हुए ना, हमें वहां का पता है, वहां तो बारिश ना हो तो हो जाती है। ये हैरानकुन तौर पर पता नहीं कुदरत साथ दे रही है या क्या हो रहा है कि बारिश होते हुए भी नहीं हो रही है। दाऊद साहब, एट द एंड जो वेदर की 100% प्रेडिक्शन है वो अल्लाह ताला को ही पता है कि भाई बारिश होगी, हम कहते रहे होगी होगी, वो नहीं हो, हम कहते रहे नहीं होगी, वो हो जाए, मतलब वो इंसान कोई आपको, और हम कुछ जबानी तो बताते नहीं, हम भी आपको जो कोलंबो की लोकल वेदर फोरकास्ट है वहीं से पूछ के आपको बता देते हैं। खैर अली साहब, बारिश तो थोड़ी बहुत तो है, और दोपहर के टाइम तो फुल है, क्योंकि ये मैच रात को है इसलिए मैं थोड़ी बहुत बोल रहा हूं, वरना बारिश बहुत ज्यादा है दोपहर के टाइम। अच्छा, पहले तो अली साहब आपको फैसला करना पड़ेगा कि अगर बाबर आजम को आप नंबर 4 पे खिला रहे हो और फिर आप उनको, अगर आपको लगता है कि 8 ओवर के बाद उनका रोल नहीं रहेगा, स्ट्रेट अवे आपको फखर जमान को टीम में डालना पड़ेगा बाबर की जगह। दूसरी आपको तब्दीली यह करनी पड़ेगी कि अब वो अनफॉर्चुनेट है, आपने नाफे को चांस दिया लेकिन आपने एक बैटर एक्स्ट्रा खिलाया, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पे आपको स्पिनर अपना दोबारा से वापस लाना पड़ेगा। अबरार अहमद को और उस्मान तारिक, आपको जो अपने दोबारा पुराने स्पिनर हैं, स्पेशली अगेंस्ट इंग्लैंड और अगेंस्ट न्यूजीलैंड, आपको अपने स्पिनर्स के साथ जाना पड़ेगा। मे भी मुझे ऐसा लगता है कि वो आपका इंग्लैंड वाला मैच कैंडी में, शायद वहां पे आपकी स्ट्रेटजी मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन यहां पर आपकी स्ट्रेटजी मुख्तलिफ नहीं होनी चाहिए। तो दो ये पॉसिबल तब्दीलियां हो सकती हैं। हाँ, एक सोच ये भी पाई जा सकती है कि बाबर को अगर ड्रॉप किया जाए और ये नाफे को प्लेइंग 11 में रख लें, फखर जमान को टीम में ना डालें, प्लस इब्रार को जो है वो डाल दें। लेकिन मुझे लगता है कि इब्रार को किसकी जगह पे लाएंगे फिर? यही बाबर की जगह। फिर अगर आप इन शॉर्ट देख लो तो तब्दीली फिर ये हो जाएगी, क्योंकि पिछले मैच में इब्रार को नाफे ने रिप्लेस किया है ना। लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर फखर जमान के बदले, इवन अली साहब अगर आप मुझसे पूछो ना, मैं शायद उस्मान खान को ड्रॉप कर दूं। मुझे लगता है कि ठीक है, उस्मान खान अगेंस्ट इंडिया किया, कुछ रन्स बनाकर दे दिए, तो आप डर क्यों रहे हैं? आप सीधा बोलें बाबर आजम की फॉर्म नहीं है, वो उनको ड्रॉप करें आप। नहीं, बाबर को तो ड्रॉप करना पड़ेगा, बाबर को ड्रॉप करें आप। आपने जब फखर लाऊंगा ना, आपने जब शाहीन को ड्रॉप कर दिया, एक बात है, बाबर आजम को आपने जो टीम में फिर भी रखा, फिर भी बाबर आजम को आपने छुपाए रखा, उनका मेन रोल आपने सामने आने ही नहीं दिया, और 3-4 मैच जो हमने देख लिया कि उनका जब रोल भी था उन्होंने क्या कर लिया। तो मुझे लग रहा है कि इस प्लेइंग 11 के अंदर आपको इब्रार को लाजमी इंक्लूड करना चाहिए। फखर जमान का दाऊद साहब अगर जगह बनती है फिर आपको उनको ओपनिंग में खिलाना चाहिए। ओपनिंग में आप खिलाओ, आप फरहान के साथ फखर को ओपनिंग करा दो, ओपनिंग में खिलाना चाहिए, क्योंकि फखर का जो रोल है ना वो ओपनिंग में है, पीछे रोल नहीं है। साइम को आप नीचे भेजो कि भाई आपने वैसे ही कोई 2-4 रन ही बनाने होते हैं, बॉलिंग आप कर रहे हो, बैटिंग तो वैसे ही आप कुछ करके नहीं दे रहे, तो आपने वो 2-4 बनाने रहना है, आपको हम ड्रॉप कर नहीं सकते क्योंकि आप बॉलिंग भी करके देते हो, मजबूरी भी बन गए हो आप। तो ठीक है, आप नीचे से आ जाओ, जब भी हमारा दिल करेगा आपको भेज देंगे, आप 2-3 नो लुक शॉट मार देना, चले गए तो चले गए, नहीं तो ठीक है। इसका जो साइम अयूब है उसको सीखना चाहिए यार, रविंद्रा से सीखना चाहिए, ईशान किशन से सीखना चाहिए, मतलब वो भी नहीं इसी के कैलिपर के, इसी तरह के बैट्समैन है, कितना परफॉर्म कर रहे हैं वो यार। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज्यादा नहीं तो एक तब्दीली तो ये शायद करें, और मुझे लग रहा है इब्रार आएगा,
हाँ, इब्रार को आपको टीम में डालना पड़ेगा। इब्रार आएगा, इब्रार को आपको टीम में डालना पड़ेगा। ये ना सोच लें, यकीन करें अगर इन्होंने ये सोचा तो ये डिजास्टर है। विनिंग कॉम्बिनेशन अगर ये बनाते हैं और ये कहते हैं कि भाई दोबारा फहीम अशरफ को हम छोड़ेंगे शेफर्ड के सामने, फिन एलन के सामने, देखो विकेट कभी आनी हो वो आ भी जाती है, बड़ी बात नहीं, लेकिन ये खा जाएंगे फहीम अशरफ को बॉलिंग में, बहुत मारेंगे बॉलिंग में उसको फहीम अशरफ को। और कोलंबो जैसी सिचुएशन में आप ये गलती नहीं कर सकते, क्योंकि आज पाकिस्तान टीम का आराम का भी दिन था। कल पाकिस्तान टीम अपनी ट्रेनिंग करेगा, उसके बाद परसों पाकिस्तान ने अपना मैच खेलना है। कल आपको पता ऑस्ट्रेलिया का एक डेड रबर मैच है। लेकिन अली साहब मुझे लगता है पाकिस्तान को 2 तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। कल जाहिर एग्जैक्ट चीजें आएंगी, लेकिन ओपनिंग आपकी अगर जो आपके साहिदा फरहान है, और मुझे लग रहा है कि ये फिलहाल ओपनिंग तो वही छेड़ेंगे नहीं। और एक और टेक्निकल पॉइंट ये भी है दाऊद साहब के जो इब्रार है, उन्होंने जो हमेशा इंडिया के अगेंस्ट स्ट्रगल किया ना, ये भी आप याद रखें, लेफ्टी के अगेंस्ट उन्होंने स्ट्रगल किया, क्योंकि लेफ्टी को उस तरह से बॉलिंग नहीं डालते। इनकी टीम में एक ऊपर का जो बैट्समैन है रविंद्र ही लेफ्टी है, बाकी इनकी टीम में ऊपर से कोई बैट्समैन लेफ्टी नहीं। बाकी तो मिडिल ऑर्डर में भी एक चैपमैन खाली एक आ जाता है, उससे लेफ्टी को बॉलिंग नहीं होती। मैंने देखा लेफ्टी से वो लेग पे बॉलिंग करता है। आप लेफ्टी तो आपका कोई भी बॉल नहीं कर पाता, ना शदाब बॉल कर पाता है, ना नवाज आगा ही करते हैं, ना नवाज। इंडिया के लिए आप एक्चुअली आप फंसे भी इसलिए, लेफ्टी फंसे रहते हैं। इंडिया के पास सारी लेफ्टी आ गए थे, दोनों ओपनर उनके लेफ्टी आ गए, तीसरा भी तिलक वर्मा आ जाता है, तिलक वर्मा पे लेफ्टी आ गया, नीचे से वो रिंकू भी आ गए, मतलब सारे, शिवम दुबे भी लेफ्टी, मतलब वो एक और ऑलराउंडर भी लेफ्टी है, बॉलर जो है उनका सारे लेफ्टी है ना। तो इंडिया की टीम में पूरी अगर अक्षर भी लेफ्टी वो भी लेफ्टी है, मतलब वो भी आके मारेगा। हाँ, तो वो मसला ही आ जाता, शाहीन भी लेफ्टी के लिए बॉलिंग नहीं कर पाते। तो कितने लेफ्टी हैं इंडिया ने, तो लेफ्टियों के ढेर लगा दिए हैं, 2 ऊपर, सूर्या के अलावा और हार्दिक के अलावा कोई तिलक, ईशान किशन, सारे लेफ्टी हैं ये तो। वो इसलिए भी आपकी स्ट्रगल हो गई थी, शराब लेफ्टियों को बॉल नहीं कर पाते, नवाज बॉल नहीं कर पाते, शाहीन लेफ्टियों को बॉल नहीं कर पाते, वो फिर आपके लिए बड़ी इशू हो जाता है। लेकिन अली साहब पाकिस्तान को अगर न्यूजीलैंड वाला मैच जीतना है, जाहिर अभी हतमी फैसला होना है, लेकिन ये 2 तब्दीलियां आई थिंक पाकिस्तान को करनी पड़ेंगी। एक आपको बाबर को बाहर करना पड़ेगा, आपको फखर जमान को टीम में डालना पड़ेगा, दूसरा आपको इब्रार को डालना पड़ेगा, पॉसिबल तौर पर आप नाफे को ही बाहर करोगे। अब आपका जो ओपनिंग पेयर बनेगा, मुझे लगता है वो तो शायद आप सिमिलर ही में भी चले जाओ, ठीक है, आप तब्दीली करना चाहो तो फखर को ओपनिंग डाल भी दो उसमें, साहिदा फरहान और साइम अयूब नंबर 3 पे आगा, 4 पे फखर, 5 पे आपके उस्मान खान, 6 पे आपके शदाब, 7 पे आपके नवाज, 8 पे फहीम अशरफ, 9 पे सलमान मिर्जा, 10 पे आपके उस्मान तारिक और 11 पे आपके इब्रार। ये आपकी प्लेइंग 11 पॉसिबल राइट प्लेइंग 11, हाँ राइट बन सकती है, और है तब्दीलियां तो होंगी। अब जाहिर है कल आपको और अच्छे तरीके से बता सकेंगे जब पाकिस्तान का पहला ट्रेनिंग सेशन होगा, लेकिन ये तो है कि पाकिस्तान तब्दीलियां करने जा रहा है। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है हॉकी के लिए। तो भाईजान हॉकी आपकी जलीलो ख्वार हो गई है। कहा हम जो है हमेशा वर्ल्ड चैंपियन हुआ करते थे हॉकी के, कितने हमने वर्ल्ड कप जो है जीत रखे थे, तो इंडिया ने नहीं जीते जितने हमने हॉकी में वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान ने जो है जीते हुए हैं। लेकिन वो हालात आ गए कि बेचारे ऑस्ट्रेलिया का टूर करने के लिए गए और रोडों पर जलीलो ख्वार होकर रह गए, मतलब रोड पे 13-13 घंटे बेचारों ने वहां जाकर गुजारे हैं। और फिर जो मैनेजमेंट थी उनकी तरफ से क्या आया जी, लेम एक्सक्यूजेस ये आया कि होबार्ट में जो है वो होटल्स अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से इनको जो है हम होटल में नहीं दे सके। और बेचारों को हॉस्टल टाइप नहीं होते, जैसे वो आपने देखा होगा प्रदेश में जाके बेचारे हमारे साथी जो है वो रह रहे होते हैं, जो पाकिस्तानी बेचारे वो डबल बेडों पे, एक नीचे सो जा एक ऊपर सो जा, हॉस्टल टाइप, उस तरह की रिहाइश में जो है वो पाकिस्तान के स्टारों को रुकवाया गया। और बड़ी शर्मिंदगी की बात है। फिर अभी जो है आज ही जो है इनके जो सदर है उसने फाइनली आज जो है वो रिजाइन किया, लेकिन जाते जाते एक और घटिया हरकत ये करके चला गया। जो कप्तान है माद बट, उस बेचारे के ऊपर 2 साल का बैन लगा के चला गया। फिर चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब आए हैं और उन्होंने आकर जो है थोड़ा सा इनको जो है संभाला। उन्होंने कहा मैं प्रेसिडेंट कोई नहीं बन रहा, लेकिन वक्ती जो उनके मामलात है वो मैं हल कराने की भरपूर कोशिश करता हूं। और खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए के चेक भी दिए हैं, जिससे खिलाड़ी मैंने अब देखा थोड़ा बहुत मुस्कुरा रहे थे। भाई देखिए बड़े शर्म की बात है, और पाकिस्तान हॉकी का बुरा हाल तो हुआ था, लेकिन अब इंटरनेशनली भी बड़ा बदनाम किया इस हॉकी फेडरेशन ने। जो तारिक बुख्ती इनका प्रेसिडेंट था, इससे पहले भी जितने यहां पर हमने देखा है कि हॉकी के प्रेसिडेंट रहे हैं, इवन ओलंपियन को भी बीच में डाला गया, सब ने खाया पिया, सब ने खाया पिया। इस टीम के साथ इतनी ज्यादती की गई। पहले तो इनके गलत टिकट्स बुक कराए गए। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में रात को 9:30 के बाद जो है वो होटल्स पूरा ऑस्ट्रेलिया बंद हो जाता है, जल्दी सो जाता है ऑस्ट्रेलिया। इनकी सिडनी में फ्लाइट थी, ये बाहर निकले, अगली इनकी फ्लाइट 8-10 घंटे के बाद थी, ये पता नहीं 12 घंटे के बाद थी। ये एयरपोर्ट से बाहर निकल गए, जलीलो ख्वार होते रहे वहां पे। कुछ पाकिस्तानी आपको पता है देसी लोग थे, वो इनको अपने साथ ले गए फिर, कि इनके पास ना होटल था ना कोई बुकिंग थी। इनको खाना शाना खिलाया, इनको कुछ टाइम रखा, फिर इनकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी। ये सिडनी में गए। अब सिडनी में जब होटल पहुंचे तो वहां पर इनका होटल ही बुक नहीं। वो कहते हैं भाई आपका होटल बुक जरूर करवाया था आपके जो हॉकी फेडरेशन है, लेकिन उसने पैसे पूसे कोई नहीं दिए, तो फिर आप जाओ। उसके बाद जो जलालत शुरू हुई है,
फिर इवन ऑस्ट्रेलिया में जब ये मैच खेल रहे थे तो वहां पर कमेंटेटर्स भी इनकी बात करते रहे हैं कि भाई इनके साथ बड़ी ज्यादती रही है, ये बड़े ख्वार रहे हैं। वहां पे आपके जो कप्तान है अमाद बट, उसने भी सच बोल दिया कि भाई बिल्कुल हमारे साथ ज्यादती हुई, हम बहुत ख्वार हुए हैं, इसलिए हमसे खेलते भी नहीं मन रहा, हम तो बस यही परेशान है कि हम रात को रुकेंगे किधर, हमारे पास होटल भी नहीं है, पता नहीं रोडों पे रहेंगे कि कहां पे रहेंगे। ये बात आपकी फेडरेशन को बुरी लगी। पहले तो उन्होंने बोला कि भाई ये तुम बात मत बोलना, आके कहना कि ये इंडियन मीडिया ने झूठी खबरें चलाई हैं, अभी तुम चुप हो जाओ। अब जब ये यहां पर वापस आ गए तो अली साहब उसके बाद दोबारा से, क्योंकि इनको खामोश करा दिया गया था, लेकिन अमाद बट को अच्छा भला हो कि उसने फाइनली आके मीडिया में ये बात बता दी कि बिल्कुल जी मेरे साथ इन्होंने और हमारी टीम के साथ ज्यादती की गई है। उसके बाद अली साहब अकबर जो इस टाइम हॉकी का फेडरेशन का प्रेसिडेंट है तारिक, उसने इनके ऊपर 2 साल की पाबंदी लगा दी, खुद भी रिजाइन देकर दफा हो गया, लेकिन इनके साथ भी ज्यादती कर दी। जरा सा भी अगर शर्म हो तो ये जो हॉकी के जो पास्ट में भी प्रेसिडेंट बनते रहे और अभी भी जो बने हैं, तुम्हारे ऊपर बेशर्मी की इंतहा है। तुम लोगों ने चुल्लू पर पानी लो और डूब मरो बेशर्मो। और सबसे पहले जो अमाद बट के ऊपर इन्होंने 2 साल का बैन लगा दिया, उसके ऊपर से भी बैन हटाना चाहिए। हॉकी का इन्होंने तबाह करके रख दिया, नीस तो नाबूद कर दिया बेशर्मों ने हॉकी के साथ। और जो आता इवन इतने बेशर्म है, ये एथलीट के खाने तक चोरी करके खा जाती है। चलिए उम्मीद करते हैं आज के हमारे शो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखिएगा। अल्लाह।